अच्छा जी, आईटी वाले जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे पीआर का क्या बन सकता है। देखिए, आईटी के लिए भी 3 स्टेप्स ही हैं। 491, 189 और 190 के लिए जो आपको पहले स्किल असेसमेंट करवानी पड़ती है। इसके अलावा जो है आपकी नॉमिनेशन होती है और फिर उसके बाद वीज़ा होता है। स्किल असेसमेंट के लिए आमतौर पे जो आईटी है, आईटी के अंदर जो है आपका अगर बैचलर्स डिग्री है जो कि 4 साल की, उसके बाद तकरीबन 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस कहा जाता है। कुछ मुल्कों के अंदर जो है इसका वर्क एक्सपीरियंस जो है वो 2 साल है, लेकिन ये आफ्टर द स्टडी है, यानी कि स्टडी के बाद आपको जो है इसका वर्क एक्सपीरियंस शो करना है। अच्छा, अगर आपकी रिलेटेड स्टडी नहीं है तो फिर क्या करें? अगर आपकी रिलेटेड स्टडी नहीं है तो बैचलर्स जो है आपने कोई भी किया हो 4 साल का, लेकिन उसके बाद आपका 6 साल का वर्क एक्सपीरियंस है तो आपकी स्किल असेसमेंट हो सकती है। इसके अलावा अगर आपका 6 साल का वर्क एक्सपीरियंस है तो आपका आरपीएल भी आप कर सकते हैं, यानी रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग क्या होता है? आपका वर्क एक्सपीरियंस है, रिलेटेड स्टडी नहीं है, तो आप काम से इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि भाई मेरी यही लर्निंग है, मेरी जो है एक्सपीरियंस इसी के अंदर है। यानी आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हो सकते हैं या नेटवर्किंग के भी हो सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी के हवाले से भी आप कर सकते हैं। अभी जो देखें, कोई भी आप फील्ड उठा के देख लें, आप कोई भी देख लें, आपका इसके अंदर जो भी डिपार्टमेंट है आपको आईटी की ज़रूरत रहती है। वो बेशक हेल्थ का डिपार्टमेंट है, वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, कोई भी है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर की ज़रूरत पड़ सकती है, डेवलपर प्रोग्रामर की पड़ सकती है, नेटवर्किंग वाले की पड़ सकती है। तो इस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है ये हाई इन डिमांड है। अब हाई इन डिमांड होने की वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे लोकल मार्केट के अंदर जो है ना लोग कम होने शुरू हो गए हैं। अच्छा, लोकल मार्केट में कम हुए तो ऑफशोर बहुत सारे लोगों को इनविटेशन मिले जो कि 65, कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि 65 के अंदर आपको मिल सकता है इनविटेशन इसके ऊपर। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया ने और वीज़ाज़ भी इनके लिए इंट्रोड्यूस करवाए हैं, जो कि जिनकी एज जो है 45 से ऊपर जा चुकी है, इनके लिए और भी वीज़ाज़ इंट्रोड्यूस करवाए हैं। यानी कि जो है ग्लोबल टैलेंट वीज़ा। ग्लोबल टैलेंट वीज़ा के अंदर आपको ज़रूरत नहीं है आप किस एज के हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ और चीज़ें हैं। यानी आप प्रोफेशनल होना ज़रूरी है, एकेडमिक होना ज़रूरी है। इसी तरह उसमें स्पोर्ट्स वाला भी एक कैटेगरी होती है। लेकिन अगर मैं स्पेशली बात करूं आईटी वालों की, अगर आप साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं और अगर आप जो है नेटवर्किंग बहुत अच्छी करना चाहते हैं, आप बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और आपका जो पैकेज है जहाँ पे मर्जी है, आपका $158,000 ऑस्ट्रेलियन जो है आप पर एनम कर सकते हैं, ये कर रहे हैं, ये कर सकते हैं, तो आप ग्लोबल टैलेंट के लिए भी आप एलिजिबल हो सकते हैं। ग्लोबल टैलेंट के लिए स्पेशली जो पिछली गवर्नमेंट थी उन्होंने एक टास्क फोर्स भी बनाई हुई थी। टास्क फोर्स का काम ही ये था कि टैलेंट हंटिंग, यानी कि ऑस्ट्रेलिया से बाहर जो लोग काम कर रहे हैं उनकी टैलेंट हंटिंग जो है ना इन्होंने करनी शुरू की। और ये ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में जो आईटी के हवाले से और बहुत सारी फील्ड्स के हवाले से, तो चूँकि आईटी की अभी बात कर रहे हैं तो आईटी के अंदर बहुत सारे सेगमेंट्स हैं। नेटवर्किंग जैसे मैंने बताया है, साइबर सिक्योरिटी जो है इस टाइम पे ये बहुत बड़ा चैलेंज है, पूरी दुनिया के लिए चैलेंज है। तो जो लोग एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं साइबर सिक्योरिटी के, भाई अगर आपका पैकेज अच्छा है या आप पैकेज अच्छा कमा सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो आप बिल्कुल एलिजिबल हो सकते हैं ग्लोबल टैलेंट। अच्छा, जो जनरल स्किल माइग्रेशन है उसके अंदर एज कैप वही है 45, आपको उसी स्टेप्स के साथ गुजरना होगा। लेकिन अगर आप जो है जनरल स्किल माइग्रेशन के अंदर फॉल नहीं करते तो आप ग्लोबल टैलेंट के पीछे आ सकते हैं। ग्लोबल टैलेंट अप्लाई करने के लिए काफ़ी सारी इसमें रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन अगर आप जेन्युइनली अप्लाई करना चाहते हैं और अगर आप जेन्युइनली अपने आप को टैलेंटेड समझते हैं, आप रिसर्चर हैं, तो आपके लिए ऑस्ट्रेलियन जो ये डायरेक्ट पीआर है, आप पीआर ले सकते हैं। फॉलो फॉर मोर। थैंक यू।